हेलो डियर लर्नर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, वेलकम है आप सभी का हुनर अकेडमी में। और आज हम टैली के अंदर बिल रिसीवेबल एंड पेमेंट मैनेजमेंट का फीचर जो हमारा है उसका यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो टैली का काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है ये, क्योंकि हमें अपने उधारी ली है दी है उसका जो भी मैनेजमेंट रखना होता है वो हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा एजेंडा रहेगा इस चैप्टर में सीखने का। ठीक है, मेंटेन बिल वाइज विल एंट्री है फीचर का नाम, जिसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, यो यूज का यूज किस तरीके से किया जाता है परचेज सेल रिसीव पेमेंट वाउचर्स में, वो सब हम देखने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि उसकी रिपोर्ट जनरेट किस तरीके से होती है, हम एक रिमाइंडर लेटर जनरेट कर सकते हैं। और सिंगल बिल को मल्टीपल बिल्स में किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ऑब्जेक्ट्स हमारा क्या रहेगा, तो इसको मैं कंप्लीट एक वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूँ, बाकी ये काफ़ी वाइडर टॉपिक है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल होते क्या हैं और किस तरीके से इनको मेंटेन करेंगे हम बिल वाइज एंट्री से, वो एक्टिवेट कैसे होता है फीचर। सेकंड जो सेशन हमारा रहेगा उसमें हम मेंटेन बिल वाइज का यूज परचेज सेल्स रिसीव पेमेंट वाउचर्स में अलग अलग करेंगे। देन उसके बाद हम चेक करेंगे अपनी आउटस्टैंडिंग्स, जो हमारी आउटस्टैंडिंग है उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं रिसीवेबल एंड पेबल्स जो फीचर है उसके थ्रू। एंड देन उसके बाद जो रिमाइंडर लेटर है वो किस तरीके से हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है उसका। एंड स्प्लिट कैसे करते हैं सिंगल बिल को मल्टीपल बिल्स में, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से आप इस वीडियो को देखें। तो कोई भी बिजनेस उसमें ये कॉमन चीज़ है कि उधार माल बेचा होगा और उधार माल परचेज किया होगा। पेमेंट्स आते हैं, हम पेमेंट रिसीव करते हैं। तो इस तरीके का पूरा मैनेजमेंट हमारे बिजनेस में चलता है। तो हम अगर चाहते हैं उसका हम प्रॉपर रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करें, ताकि जो हमारा कैश फ्लो है प्रॉपर बना रहे, हमें जो फंड्स हैं उसका कमी ना पड़े, तो उसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर अपना डाटा और क्रेडिटर का विल वाइज डिटेल्स मैनेज करें। तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम इजीली ये कर सकते हैं। ठीक है। और अकाउंट्स पेबल्स क्या होते हैं हमारे, तो अकाउंट्स पेबल इज द अमाउंट पेबल टू द सप्लायर और वेंडर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड ऑन क्रेडिट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिल्स पेबल्स। तो बिल्स पेबल्स अकाउंट्स पेबल्स हमारे एक ही चीज होंगे, ये हमारे लाइबिलिटीज होते हैं। लाइबिलिटी साइड में हमारे ये हमें शो होते हैं, जैसे हमारा सन्डी क्रेडिटर्स। ठीक है, क्योंकि ये हमें पेमेंट्स करने होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, जब हम बिजनेस करते हैं तो जो हम कस्टमर को क्रेडिट में गुड्स या सर्विस सेल करते हैं, तो वो हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, ये हमें एसेट साइड शो होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सन्ड्री डेप्टर्स। मेंटेन बिल वाइज फीचर्स, तो यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज एंट्री नाम का आपको एक फीचर मिलता है टैली के अंदर, जिसके थ्रू हम इजीली अपना रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब आता है तो उसका हम प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर हमें डिटेल मिल सके। व्हाट इज विल वाइज एंट्री, द विल वाइज एंट्री इज अ फीचर इन टैली that enable tracking of transaction and efficient management of payables and receivables। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो हमें इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो ट्रैकिंग आउटस्टैंडिंग बिल्स, ठीक है, सेंड ऑन टाइम रिमाइंडर टू द कस्टमर, और एडिशनली विल वाइज एंट्री हेल्प अस इन वेरियस वे सच फाइंड आउट आउटस्टैंडिंग ड्यूज, हमारी ड्यूज डेट क्या है ये हमें पता चल जाती है ईच बिल की अलग अलग। और एलोकेटिंग पेमेंट और रिसीव टू द करेक्ट इनवॉइस फॉर मेंटेनिंग एन एक्यूरेट अकाउंट आउटस्टैंडिंग, और जो हमें पेमेंट रिसीव होता है वो किस इनवॉइस का है या हमने पेमेंट किया तो किस इनवॉइस का किया, ताकि हमें एक्यूरेटली आउटस्टैंडिंग का पता चल सके किस इनवॉइस की कितनी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, मेंटेनिंग सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेटर्स बिल्स सिस्टमैटिकली, और जो सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स के जो बिल्स होते हैं उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन कर सकते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है,
तो मेंटेन बिलवाइज एंट्री, यूजिंग बिलवाइज एंट्री, how does it helps the business? It reduces the dependency on the business owner, because you can refer the outstanding statement and now know if you are liable to pay or receive. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फीचर का यूज करके हमें बार बार कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास पूरा डिटेल रहता है, रिपोर्ट जनरेट होता है, जिसमें पता चलता है कि किस इनवॉइसेस की हमें कितने पेमेंट लेने हैं या कितने पेमेंट देने हैं। ठीक है, रिसीवेबल पेबल इजिली में इसके थ्रू फिगर आउट हो जाते हैं। तो विदाउट बिल वाइज एंट्री, ट्रैकिंग ऑफ पेंडिंग बिल्स विल बी डिफिकल्ट फॉर यूजर्स। दिस विल रिजल्ट इन एडजस्टिंग द रॉन्ग बिल्स। और अगर हम इसको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते हैं बिल वाइज का, तो क्या होता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है कि किस इनवॉइस का पेमेंट आउटस्टैंडिंग है। हालांकि लीजर्स में हमें रिपोर्ट जरूर मिलती है, लेकिन अगर पार्ट पेमेंट हुआ तो वो बहुत डिफिकल्ट एक प्रोसेस हो जाता है हमारे लिए, कि हमें ट्रैक करना कि किस इनवॉइस का पेमेंट आ गया, किस इनवॉइस का पेमेंट नहीं आया है, और रॉन्गली एडजस्टमेंट हम करते हैं। तो इसके लिए मेंटेन बिल वाइज फीचर बहुत जरूरी है। इन टैली 4 टाइप्स ऑफ रेफरेंस डिटेल्स कैन बी एंटर्ड फॉर ट्रांजेक्शन। तो टैली के अंदर हमारे 4 टाइप के यहाँ पे रेफरेंसेस मिलते हैं, जिसके थ्रू हम जो अपने बिल वाइज एंट्रीज है वो कर सकते हैं। तो पहला होता है हमारा न्यू रेफरेंस, सेकंड होता है अगेंस्ट रेफरेंस, थर्ड होता है एडवांस रेफरेंस, एंड फोर्थ है हमारा ऑन अकाउंट। ठीक है, तो हमें एक बार बिजनेस सिनेरियो यहाँ पे दिया गया है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल और बता देता हूँ रेफरेंसेस के बारे में। तो जो न्यू रेफरेंस होता है, अगर कोई न्यू ट्रांजेक्शन हो रहा है, न्यू ट्रांजेक्शन जिसमें हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप सेल कर रहे हो पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट, उसके बदले में अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया आपके पास, तो आप एक न्यू रेफरेंस क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से हम परचेज करते हैं, हमने एडवांस में पेमेंट नहीं किया हुआ, और हम परचेज कर रहे हैं किसी वेंडर से गुड्स, तो जब हम उसकी एंट्री करेंगे अपने पास, तो जो रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे न्यू रेफरेंस। उसके बाद बात करते हैं अगेंस्ट की। अगेंस्ट में क्या होगा, हमने जब न्यू रेफरेंस में परचेज किया था, उसके बदले में जब हम पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए कौन सा रेफरेंस यूज होगा, वो रेफरेंस यूज होगा अगेंस्ट रेफरेंस। उसी तरीके से हमने गुड सेल किया था, न्यू रेफरेंस उसमें लिया था। उसके बाद जब जो हमारा डेब्टर है वो हमें पेमेंट करता है, तो उसके उसके लिए हम अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। ठीक है, उसके बाद एडवांस रेफरेंस, एडवांस रेफरेंस का यूज है एडवांस पेमेंट एंड रिसीव में। आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, तो पर्टिकुलर कंपनी आपसे कहती है कि आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा कुछ अमाउंट एडवांस, उसके बाद ही हम आपको ऑर्डर भेजेंगे, ये सामान जो आपने ऑर्डर दिया था वो आपको डिलीवर करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा संडी अडेप्टर्स होता है, हम उससे भी डिमांड कर सकते हैं कि भी आपको एडवांसेस देने पड़ेंगे। तो जब हम हमने भी गुड सेल नहीं किया, लेकिन हमने कुछ एडवांस ले लिया, फिर उसके बाद हम गुड सेल करेंगे, तो इस तरीके का जो ट्रांजेक्शन है, उसमें कौन सा रेफरेंस यूज करेंगे, उसमें यूज करेंगे हम एडवांस। तो हम भी गुड सेल नहीं किया, हमने जैसे एडवांस ले ली है, उसके बाद हमने जिस वेंडर से हम परचेज करते हैं उसको हमने एडवांस पेमेंट कर दिया। तो जब वो हमें गुड्स भेजेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, मान के चलो एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हमने 10 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट कर दिया है, वो हमारे पास जो गुड्स आता है वो आया 20 लाख रुपए का। तो यहाँ पे हम जब हमने पेमेंट किया था, तब हमने एडवांस रेफरेंस लिया था, क्योंकि एडवांस मैंने पेमेंट किया। जब हमारे पास गुड्स जब आता है, तो उसकी जब हम एंट्री करेंगे 20 लाख की, तो किस तरीके से करेंगे, तो हम क्या एंट्री करेंगे, परचेज वाउचर में जाएंगे, न्यू रेफरेंस लेंगे 10 लाख रुपए। ठीक है, और उससे पहले अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, क्योंकि हमने एडवांस जो में पेमेंट किए थे 10 लाख रुपीज, उसके बदले 20 लाख का माल आ रहा है, तो 10 एडजस्ट हो जाएंगे अगेंस्ट में, और बाकी जो 10 लाख रुपए बचेंगे, वो हम एक न्यू रेफरेंस लेंगे, ताकि हमारे पास आउटस्टैंडिंग खड़ा हो जाए उस चीज का। और उसके बाद हम उस गुड को सेल करते हैं। जब हम सेल करते हैं, तो हमारे पास आए थे 8 लाख रुपए, वो हमने सेल किया 22 लाख रुपए का गुड्स। तो हम क्या करेंगे, अगेंस्ट करेंगे 8 लाख रुपए की, क्योंकि उस समय हमने एडवांस लिया था, उसके अगेंस्ट 8 लाख रुपए एडजस्ट हो गए। बाकी जो बैलेंस बचा 14 लाख रुपए, उसके लिए हम एक न्यू रेफरेंस यूज करेंगे। और उसके बाद जब पेमेंट हम हमारे पास रिसीव होता है या हम पेमेंट करते हैं, तो उसमें हम क्योंकि न्यू रेफरेंस दोनों साइड करें, तो हम अगेंस्ट रेफरेंस से उसको एडजस्ट करेंगे। और ये 3 रेफरेंस है हमारे, क्लियर हो गए हैं आपको। वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं आप, अगर डाउट है तो, इस पॉइंट्स के लिए पर्टिकुलर। और ये जो तीनों रेफरेंस है, इसके बाद भी अगर इनमें कोई आपको पता नहीं है कि मैं किस रेफरेंस में एंट्री डालूं, तो लमसम पेमेंट आया आपके पास, तो उस कंडीशन में आप ऑन अकाउंट डाल सकते हैं फिलहाल। बाकी बाद में जाके आप उसका सही रेफरेंस देके प्रॉपरली अपने अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 4 रेफरेंस है,
नेक्स्ट देखते हैं, हमें एक बिजनेस सिनेरियो दिया गया है। यहाँ पे सिरदेवी इंटरनेशनल एक फर्म है, ठीक है, जो वॉशिंग मशीन में डील करती है, वॉशिंग मशीन परचेज और सेल करते हैं। तो द कंपनी मेक्स क्रेडिट परचेज एंड इंश्योर दैट ऑल पेमेंट आर मेड विद इन ड्यू डेट। क्योंकि हम जो परचेज करते हैं कंपनी, वो चाहती है कि वो जो पेमेंट है वो ड्यू डेज के अंदर कर दे, क्योंकि अगर ड्यू डेट के बाद आप पेमेंट करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो वो हमारे लिए नुकसान ही है। अब टैली में इनेबल कैसे करते हैं इस फीचर को, वो हम देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, F11 की प्रेस करना है। F11 की जब आप प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग में आपको मिल जाएगा मेंटेन अकाउंट, ये ऑप्शन यस होगा पहले से ही। उसी के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बिल वाइज एंट्री, ये ऑप्शन यस होना चाहिए। अगर यस नहीं हो तो आप यस कर दें, ठीक है। तो ये जैसे ही हम यस करेंगे तो उसके बाद फिर हम अपने जो एंट्रीज है वो इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो यूजर of bill-wise entry in purchase and payment voucher. When a purchase invoice is recorded, a new reference is selected to give the transaction a reference number with which is can be tracked in payment एज अगेंस्ट रेफरेंस। तो जब भी हम जैसे कोई बिल हम पर्टिकुलरली कोई परचेज करें इनवॉइस, तो उसका जो इनवॉइस नंबर रहेगा उसी को हम रेफरेंस, न्यू रेफरेंस देंगे, उसमें हम उस रेफरेंस नंबर को डालेंगे। क्योंकि जब हम पेमेंट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास रेफरेंस होना जरूरी है, न्यू रेफरेंस, उसी के अगेंस्ट पर हम अगेंस्ट में पेमेंट कर सकते हैं। या आउटस्टैंडिंग चेक करना हो तो आउटस्टैंडिंग हमें तभी चेक होगी अगर हमने प्रॉपर उसमें रेफरेंस नंबर डाला। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें। वैसे ऑटोमेटिक जाता है लेकिन कई बार हम उसको हटा देते हैं, तो हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट होके नहीं आएगी। तो ये एंट्रीज हमारे पास, इस एंट्रीज को हम कैसे बुक करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। तो इसको देखने के लिए मेरे पास एक डेटा है, उस डेटा को मैं ओपन करूंगा। मेरे पास पहले से एंट्री हो रखी है, तो टाइम सेविंग करने के लिए हम ये कर रहे हैं, अदरवाइज ये वीडियो 5 घंटे का हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं जस्ट आपके सामने उसका प्रीव्यू दूंगा और आप इजीली इसको बना सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपकी क्वेरी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दी है, इसमें भी आप अपना पर्सनली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा डे बुक के अंदर, ये पर्टिकुलर लेजर देख लेते हैं। पार्टी का नाम क्या, गो टू में गया मैं और मैंने देखा यहाँ पे LG इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स के लेजर में जाऊंगा, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, और डेट की देख लेते हैं। तो 1 जून को एंट्री हुई है, तो हम 1 जून डाल देते हैं। देखो आप, तो 1 जून को हम आ गए। देखो ये वाली एंट्री है, ठीक है। तो ये वाउचर नंबर है 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर, कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो ये वाउचर इनवॉइस नंबर हमारा नंबर होता है कि हमने कितने नंबर ऑफ परचेजेस किए हैं, ये वाला, ठीक है। नीचे जो आता है सप्लायर इनवॉइस नंबर, इस सप्लायर का होता है जिससे हम परचेज कर रहे हैं गुड। जैसे यहाँ पे हम LG इलेक्ट्रॉनिक से परचेज कर रहे हैं, तो ये उसका नंबर होता है, ठीक है, ये उसकी डेट होती है। वाउचर डेट वो डेट होती है जैसे हमने जिस दिन एंट्री की है। कई बार सेम डे होती है, ये डेट डिफरेंस भी हो सकती है। लेकिन जो सप्लाई इनवॉइस डेट है वो कौन सी होगी, जो आपके बिल पे प्रिंट होके आएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, हमें यहाँ पे एंट्री दी गई थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना होता है हमें, लेजर। और लेजर के अंदर क्योंकि 30 डेज दिए गए थे, तो 30 डेज डाल दिए हमने LG इलेक्ट्रॉनिक्स के। और यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इसको यस करना है। और बाकी सब नॉर्मली है। और चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग बाउचर एंट्री, इसको भी हम यस करेंगे अगर ये नो है बाय द वे। तो अब देखिए 3 काम हमने किए, मेंटेन बिल वाइज एंट्री यस किया, मेंटेन बिल बाय बिल यस किया ऑप्शन। ये डिफॉल्ट क्रेडिट 30 दिन का आ गया था, इसलिए 30 दिन डाला हमने। और हमने चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग बाउचर एंट्री, ये हमें बता देगा। तो ये भी हमने यस किया ताकि हमें पता चल सके हमने कितने दिन उधारी दी हुई है, ठीक है। सिंपल सी एंट्री कर देंगे। अब कॉमनली चेंज इसमें क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सारा कुछ नॉर्मल है जो अभी तक आपने एंट्री किया होगा टैली के अंदर, कुछ अलग नहीं है, देख लिए नॉर्मली वही एंट्री हो रही है। बस लास्ट में आके हम क्या करते हैं, रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं।
देखो जब आप एंट्री सेव करोगे तो आपके सामने देख सकते हैं स्क्रीन आ रही है। तो यहाँ पे आपको बिल वाइज डिटेल की डिटेल पुट करनी होती है। यहाँ पे न्यू रेफरेंस हमने लिया। देखो जो नंबर था हमारा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आता, नहीं आता तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। डिफॉल्ट क्रेडिट 30 डे डाला होता है लेजर में, तो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे पकड़ लिया। तो हम जैसे 1 जून को एंट्री कर रहे हैं तो हमारे पास 1 जुलाई तक का टाइम है इस बिल का पेमेंट करने का, 11 लाख रुपए अमाउंट। ठीक है, सेव कर दीजिए इसको। नरेशन लिखना हो तो आप इस तरीके से नरेशन लिख सकते हैं। और फीचर हमने कहाँ से इनेबल किया था, F11 में जाके मेंटेन अकाउंट्स। ये फीचर पहले से यस रहता, अगर नहीं हो तो आप इसको यस कर सकते हैं। उसी के नीचे जो इस पर्टिकुलर हम फीचर को सीख रहे हैं, मेंटेन पेबल्स एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट, तो उसके लिए आपको इनेबल बिल वाइज एंट्री फीचर यस करना पड़ेगा। जैसे यस करना पड़ेगा तो पार्टी का जो लीज है उसके अंदर ये डिटेल आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको यस करना है तीनों। और इसके बाद लास्ट में जब हम एंट्री कर लेते हैं तो हमारे पास रेफरेंस डालने का आता है। यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस को ले लेंगे। तो ये इस तरीके से सिंपली मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये खुद आप एंट्री करके देख सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड वाले में हुआ है, तो ये मैं आपको सिंपली बताना होगा। यहाँ पे बिल नंबर 8 था, यहाँ पे बिल नंबर 12 हो गया। और यहाँ भी हम पेमेंट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं सॉरी क्रेडिट में, तो इसलिए हमने 30 डेज लिया। और सेम तरीके से इसकी भी एंट्री हो जाएगी। अब अगेंस्ट का देख लेते हैं, अगेंस्ट में क्या है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, परचेज किया था गुड्स। अब उसके बदले हम पेमेंट कर रहे हैं। जब पेमेंट करेंगे तो किसका कर रहे हैं, रेफरेंस नंबर LG08, जो इनवॉइस था आउटस्टैंडिंग था, उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो हम दोबारा से टैली में आएंगे और आप देख सकते हैं ये पेमेंट हो रखा है यहाँ पे। तो सिंपल सा कोई, यहाँ पे जैसे नॉर्मल आप पेमेंट करते हैं वही चीज़ है। बस नई चीज़ इसमें क्या है, इसमें नई चीज़ है रेफरेंसेस हमारे। तो जब हमने फर्स्टली परचेज किया था तो हमने न्यू लिया था। अब उसके अगेंस्ट में हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे LG08 देख सकते हैं आप, जीरो का है बैलेंस। जीरो क्यों हो गया, क्योंकि 11 रुपए इस बिल का आउटस्टैंडिंग था। वो आपने 11 लाख का जब पेमेंट कर दिया तो बैलेंस जो ड्यू था वो जीरो हो गया। तो इस तरीके से ये एंट्री आएगी पर्टिकुलर। आगे बढ़ते हैं। अब आप गो टू में जाके इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आउटस्टैंडिंग बताता है पर्टिकुलरली। ठीक है, कि आउटस्टैंडिंग में आपका ये बिल बचा हुआ, तो हम चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे पेबल्स, गो टू में जाएंगे और बिल्स पेबल देख सकते हैं, फर्स्टली आ रहा है आपका बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल देखो, LG जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका बिल का पेमेंट ड्यू है अभी। ठीक है, ये कौन से नंबर का आ रहा है, ये नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 नंबर का आ रहा। तो आगे जो एंट्रीज है उसमें ये 12 नंबर का भी पेमेंट कर दिया होगा, क्योंकि ये जो मेरे पास डाटा है इसके अंदर एंट्री है परफॉर्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे आपने पर्टिकुलरली अभी पेमेंट नहीं किया, तो परचेज जब आप करोगे तो क्योंकि अभी हमने 8 नंबर बिल का पेमेंट किया, तो हम दोनों की जब एंट्री करेंगे 8 और 12 की, तो 12 नंबर हमारा आउटस्टैंडिंग में दिखाएगा। यहाँ पे आपको बाकी बिल्स आउटस्टैंडिंग में बता रहा है, ओवरड्यू जी बता रहा है, मतलब इसकी डेट एक्स्ट्रा हो गई है। इसका जो ड्यू डेट था वो ड्यू डेट आ रहा है। ओवरड्यू कितने दिन हो गए वो हो गए, तो इसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट आप कर सकते हैं। अगर आपने परचेज किया तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि पेबल्स है। अगर रिसीवेबल होता तो आप ब्याज लेते सामने वाली पार्टी से जिसको आपने क्रेडिट में गुड्स सेल किया। अब देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट का भी पेमेंट कर दिया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे 5,80,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। और उसको जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने से क्या हो जाएगा, ये बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए 12 नंबर बिल भी आउटस्टैंडिंग में नहीं आ रहा था। और देख लेते हैं टैली में हमने कैसे इसकी एंट्री किया। तो सिंपली है, देखो इस तरीके से पेमेंट। और जब एंट्री करेंगे तो जो रेफरेंसेस हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 12 नंबर वाले में जीरो हो गया। कई बार क्या होता है कि जब हम रेफरेंसेस की एंट्री करते हैं तो रेफरेंसेस इस तरीके से मैनुअल हमारे पास आते नहीं है। तो हमको F12 की प्रेस करना है। और F12 की प्रेस करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास। देखो शो लिस्ट ऑफ बिल्स फॉर सिलेक्शन, इसको यस कर देंगे। अगर नो करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिक ले लेता है, हमसे पूछता नहीं है, इसलिए इसको यस कर देंगे। तो फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा रेफरेंस है जिसको आप सेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कई बार इससे नहीं होता तो यहाँ पे लिखा हो सो विल वाइज डिटेल्स, तो इसको भी आप यस कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये दिखेगी स्क्रीन पे। और डिफॉल्ट क्रेडिट डेज क्या हमने नीचे लिखा था, सो ड्यू डेज क्रेडिट डेज। तो
यहाँ पे आपको बता रहा है ड्यू डेट 30 दिन डाला आपने, तो यहाँ पे अगर 14 हम जून को एंट्री कर रहे हैं तो 30 दिन का इसको, तो 2 जुलाई तक इसकी आउटस्टैंडिंग है। मतलब यहाँ तक आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा न्यू और अगेंस्ट का प्रैक्टिस। ठीक है, न्यू में हम परचेज किया, वो सेल किया, फिलहाल यहाँ पे परचेज किया, वो अगेंस्ट में उसका पेमेंट किया। अब सेल का देख लेते हैं सिंपली। यहाँ पे सेल का परचेज हम कर रहे हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो सेल गुड्स कर रहे हैं हरी इलेक्ट्रॉनिक्स को। इनवॉइस नंबर देख सकते हैं आप 7 है, और इसको भी 30 डे क्रेडिट है, और नेक्स्ट जो 8 है इसको भी 30 दिन की क्रेडिट है। तो ये एंट्री कैसे करते हैं एक बार हम देख लेते हैं। गो टू से लेजर, लेजर में जाके हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका लेजर ओपन कर लेते हैं जून से। ये आपका यहाँ लेजर ओपन हो गया, तो सेल का देख लेते हैं। फर्स्टली सेल हमने किया, तो सिर्फ आपको लेजर बनाना पड़ता। तो लेजर हमने देख लिया। लेजर में हमने क्या किया, लेजर में हमने मेंटेन ब्लू आइज रिलीज किया, और 30 डे डाल दिया, और चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग बाउचर एंट्री, तो इसको भी यस कर रखा। सेव कर देते हैं, कंट्रोल से बॉक्स भी हट जाएगा। देन यहाँ पे देख सकते क्रेडिट लिमिट आ रही है, ये आगे मैं बताऊंगा आपको। इसको फीचर को ओपन करना पड़ता है, और जब इस फीचर को ओपन कर लेते हैं उसके बाद हम इसकी एंट्रीज कर सकते हैं। पर फर्स्टली जो पुरानी एंट्री डली हुई वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको सेल किया। तो ये एंट्रीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फिर आप इसे परफॉर्म करके देख लीजिए अपने टैली प्राइम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल एंट्री हो जाएगी। पर लास्टली जो इसमें नई चीज है, एंट्री करना तो आपको आता है, बस नया चीज जो हम सीख रहे हैं इस फीचर के थ्रू, वो क्या है हमारा, वो है हमारा रेफरेंसेस। तो यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस लेंगे 7 नंबर, और सेव कर देंगे। इसी तरीके से सिमिलर 8 नंबर का एंट्री होगा, और लास्ट में आके हम इसका रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आप रिपोर्ट चेक करोगे तो रिपोर्ट में क्या आउटस्टैंडिंग बताएगा दोनों बिलों का, क्योंकि अभी जब इनका पैसा हमारे पास रिसीव नहीं हुआ। तो एक बार मैं गोटू में देख लेता हूँ, क्योंकि ये डाटा मेरे पास हम रिसीव कर चुके हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है रिसीव। ठीक है, यहाँ पे हमने रिसीव किया हुआ, तो आउटस्टैंडिंग में नहीं आएगा, लेकिन आप चेक करेंगे तो आपका आएगा, क्योंकि आपने फर्स्टली जब सेल ही सेल किया होगा तब आएगा। तो इसको चेक कैसे करेंगे, गोटू में गए हम, और रिसीवेबल, देखो बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे सिर्फ बीनस बर्ड का आ रहा है, क्योंकि हम इसका पेमेंट कर चुके हैं, इसलिए इसका पेमेंट आउटस्टैंडिंग नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर। अब इसका पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट कैसे करेंगे, सॉरी रिसीव। अभी हमने परचेज किया था, फिर पेमेंट किया था, अब सेल किया, तो सेल के बाद हमें पैसा रिसीव हो, तो रिसीव कैसे करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। सिमिलर जैसे हमने पेमेंट किया था उसके लिए रिसीव है। अगेंस्ट डिफरेंस लिया यहाँ पे, देखो 7 नंबर वाला बिल पूरा एडजस्ट हो गया। उसी तरीके से 8 नंबर, तो यहाँ पे उधारी ज्यादा थी, लेकिन हमने एडजस्ट कितना किया, 1 लाख रुपए किया। और बाकी का जो एडजस्टमेंट था देखो चेक फिर, यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री में 4 लाख का दोबारा माल खरीदा, ये हमने क्या न्यू रेफरेंस लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे अगेंस्ट 1 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए एडवांस आया था हमारे पास, वो वाला। वो उसके बाद 3 लाख रुपए का न्यू रेफरेंस, उसके बाद फिर इकट्ठा पेमेंट कर दिया 950 का। तो इसका एंट्री क्या करेंगे, देखो 650, तो एक बिल का आउटस्टैंडिंग था, दूसरा जो बिल है उसका 3 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग था। इस तरीके से पूरा 6 लाख क्लियर हो गया, और लेजर का बैलेंस जीरो हमारा हो गया। तो ये थे हमारे सेल्स के न्यू, उसके बदले में अगेंस्ट रेसिप वाउचर में रेफरेंसेस। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे एडवांस रेफरेंस की। तो एडवांस रेफरेंस क्या होता है कि जब हम एडवांस पेमेंट रिसीव करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी होता है, क्योंकि उसके बदले में गुड्स सेल करना पड़ेगा। और जब हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो हमारी एसेट्स साइड उसको शो करते हैं। रीजन ये क्योंकि हमें उसके बदले में फिर गुड्स परचेज करना बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो श्रीदेवी इंटरनेशनल है हमारी कंपनी, इसने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को 2 लाख रुपए का पेमेंट किया, फिर बाद में माल आया। तो जब हम इस कंडीशन में होते हैं तो हम यूज करेंगे एडवांस रेफरेंस का।
तो यहाँ पे एलजी, एलजी और डेट देख लेते हैं जून। तो यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा 1 जून की तारीख। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम पेमेंट कर रहे हैं, कितने का पेमेंट कर रहे हैं, 2 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये वाला एंट्री है। पेमेंट कर रहे हैं, अभी हमारे पास गुड्स नहीं आया है तो हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम पेमेंट करेंगे, रेफरेंसेस में यहाँ पे एडवांस लेंगे क्योंकि एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, इसके बाद फिर गुड्स आएगा। और देख सकते हैं हमने पेमेंट कर दिया 2 लाख का, उसके बाद फिर 5 लाख का हमारे पास माल आया। तो देखो 5 लाख की एंट्री नॉर्मल एंट्री होगी। बट डिफरेंस में क्या रहेगा, डिफरेंस में ये रहेगा कि लास्टली आपको अगेंस्ट में एडजस्ट करने 2 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख रुपए एडवांस ये दिए, एडवांस के अगेंस्ट वो 2 लाख रुपए का माल आया, वो एडजस्ट हो गया। बाकी माल तो आया 5 लाख रुपए का, हमने पेमेंट किया 2 लाख रुपए का। तो जो 3 लाख रुपए था वो एक न्यू रेफरेंस में हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं सेव। ये भी क्लियर। देन इसी तरीके से सेल्स में हम इसको देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। तो सेल्स में हमारा है हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये देखिए आप, हमने 1 लाख रुपए रिसीव किया, अभी हमने गुड्स को सेल नहीं किया, फिर हमने सेल किया 4 लाख रुपए का। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए तो एडवांस में एडजस्ट कर लेंगे, एडवांस को अगेंस्ट से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये अगेंस्ट से एडजस्ट हो गया एडवांस। और 3 लाख रुपए उसका एक न्यू रेफरेंस क्रिएट कर देंगे, ताकि हमारी आउटस्टैंडिंग खड़ी हो जाए यहाँ पे 3 लाख रुपए। वही यहाँ पे एंट्री में दिया हुआ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑन अकाउंट का। ऑन अकाउंट का यूज हम करते हैं कब, वो हम देख लेते हैं। तो ऑन अकाउंट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट इज सिलेक्टेड व्हेन यू आर अनेबल टू मार्क अ पेमेंट और रिसीव अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पेंडिंग रेफरेंस। तो हमारे पास 3 रेफरेंस होते हैं न्यू, न्यू ट्रांजेक्शन के लिए, अगेंस्ट अगर न्यू ट्रांजेक्शन उसके बदले में कोई पेमेंट हो रहा है, ये एडवांस हमने दिया उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट के लिए। तो ये तीनों अगर रेफरेंस का हमें अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है कि जो पर्टिकुलर पेमेंट है या रिसीव है वो किसका, तो उसको हम फिलहाल ऑन अकाउंट में डालते हैं। दिस मैटर इज सिलेक्ट वेन एवर लमसम अमाउंट इज पेड, पेड और रिसीव, नॉट एबल टू मार्क अगेंस्ट एनी प्रीवियस पेंडिंग बिल्स। तो हमारे पास एक लमसम में अमाउंट आ गया, मान के लो किसी पार्टी से हमें 2,60,000 के बिल्स के पेमेंट लेने थे, उसने लमसम हमें 1,50,000 रुपये दे दिए, लेकिन ये हमें फिलहाल बताया नहीं किस इनवॉइस का कितना है, हम बाद में उसको पूछ के क्लियर करेंगे। लेकिन जब हम उसकी एंट्री करते हैं तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, फिलहाल ऑन अकाउंट ले लेंगे, आगे जाके फिर हम उसको अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और फिर आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक वीनस वर्ल्ड नाम से एक कंपनी है, जिसको हमने 3 अलग अलग इनवॉइसेस से गुड सेल किया है, वो 20 दिन का उसको क्रेडिट डेज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, वीनस फर्टिलाइजर में जाके, वीनस वर्ल्ड देखिए, ये वीनस की परचेजेस हैं जो हमने परचेज सॉरी सेल की हैं, उसको देख सकते हैं हम। 36 हजार का गुड सेल्स किया, लेजर बनेगा वीनस का। सैंडी डैप्टर्स कई डेट हमने डाले नहीं है, डाल सकते हैं आप 20 डेज। चेक करना चाहते हैं कि आप उसको यूज कर दीजिए, यस नहीं था। तो जब सेल कर रहे हैं तो हम लेंगे न्यू रेफरेंस। कौन सा लेंगे, न्यू रेफरेंस, क्योंकि फर्स्टली सेल हो रहा है, इसके बदले भी पेमेंट आया नहीं। अब उसके बाद देख सकते हैं 3 हमने इसी तरीके से सेल कर लिए हैं। ठीक है, तो इसका तीनों का जो अमाउंट है वो देख लेते हैं। हाइड किया मैंने एंट्री को, तो हाइड कैसे करते हैं, लेजर या डे बुक में जाके कंट्रोल प्लस आर टैली प्राइम में यूज करते हैं, टैली आरपीएन में अल्ट प्लस आर यूज करते थे। वो अनहाइड करना हो तो कंट्रोल प्लस यू, और टैली आरपीएन में अल्ट प्लस यू। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं हम, 1,26,000 का गुड्स मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। हमारे पास जो पेमेंट आया वो कितने आया, वो 1 लाख रुपए का पेमेंट आया, लमसम आया। तो यहाँ पे मैं कौन सा रेफरेंस ले लूंगा, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा रेफरेंस ऑन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि किस बिल का आया है मेरे पास, क्योंकि आना था 1,36,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा ऑन अकाउंट। तो अब इसी
में नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है क्रेडिट लिमिट। तो जैसे कि कोई दुकान है, वो पर्टिकुलर उस दुकान पे एक बिजनेस ओनर है, वो खुद बैठता है प्लस उसके दो बच्चे बैठते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड डिसाइड है कि उनकी दुकान जैसे मान के लो 10 घंटे या 12 घंटे खुलती है, तो 2 घंटे 3 घंटे एक पर्सन बैठता है, फिर दूसरा बैठता है, फिर तीसरा बैठता है। तो जब हमारे पास क्रेडिटर आता है, जो हमारा बायर होता है, वो हमसे परचेज करता है, तो उसके लिए हमने क्रेडिट लिमिट सेट करनी पड़ती है। क्योंकि क्या होता है कि हमने उसको उधारी दे दिया, वो हमें रिसीव हो ही नहीं रहा, तो हमारा नुकसान होता है। और कुछ लोग क्या होते हैं, बड़े स्मार्टली यूज करते हैं ब्रेन का। तो वो क्या करते हैं कि आपने जैसे पैसा उनको उधार दे रखा पर्टिकुलरली, तो तीन लोग होंगे, तो क्या करेंगे, जिस टाइम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने उधार दे रखा तो उस टाइम ना के नेक्स्ट टाइम आएंगे, जिससे कि अगर अकाउंट अगर चेक फिलहाल नहीं करता तो वो उसको उधार दे देगा। और फिर देन वो फिर उस पर्सन के टाइम पे नहीं आएंगे, फिर तीसरे पर्सन के टाइम आएंगे, तो इस तरीके से आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो अगर हम इस फीचर का यूज करते हैं जिसका नाम है क्रेडिट लिमिट, कि भाई एक लिमिट सेट कर दी गई है कि इतने तक का ये हम उधार आपको देंगे, इससे ज्यादा का अगर उधार होता है तो ऑटोमेटिक जब टैली से बिल बनेगा तो बिल ऑटोमेटिक मना कर देगा कि भैया इसको बिल नहीं बनाना। तो जो कि फ्रॉडमेंट होता है हमारे साथ, वो नहीं होगा। और मेन चीज, फ्रॉडमेंट तो ठीक है, लेकिन हमारा जो पैसा फंस जाता है तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले से उधार दे रखा काफी सारा अमाउंट। तो जब तक वो रिसीव नहीं होता तब तक हम नया बिल, सामने वाले को नया गुड्स नहीं सेल आउट कर सकते। इस फीचर का ये बहुत अच्छा यूज होगा। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे इसको करना। तो बहुत सिंपल है ये, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस फिर प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है वो भी हम देखेंगे। तो एक हमने क्रेडिट लिमिट सेट कर दिया एक पार्टी का, कितने का दे दिया उसको, 30,000 रुपये। कि 30,000 रुपये तक का हम उसको गुड्स सेल करेंगे, और उस पे सॉरी 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए तक का गुड्स को सेल करेंगे। जैसे 3 लाख से ऊपर होगा, हमें एक मैसेज आएगा जिसमें वार्निंग शो करेगा कि भैया आप इसको गुड्स सेल नहीं कर सकते 3 लाख से ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने लिमिट इसका फिक्स कर रखा था। अगर पुराना ड्यूज जो है वो पेमेंट कर देता तब आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये काफी हेल्प होता है हमारा फ्रॉडमेंट को रोकने में, और जो हमारा उधारी का जो डिले हो जाती है उसको मैनेज करने में। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक साथी ट्रेडर है, उसका हमने लिमिट बनाया 3 लाख रुपए का, उसको जब हम सेल करेंगे 2,42,000 का माल तो इजीली सेल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो आएगा हमारे पास आएगा 29 जुलाई को, पेमेंट उसने किया नहीं है, से 1 लाख रुपए का माल दे दो, ठीक है। तो 3 लाख रुपए से ऊपर हो रहा, क्योंकि 242 प्लस 1 लाख रुपए कितने हो रहे हैं, 3 लाख से ज्यादा हो रहे हैं। तो वो एंट्री सेव नहीं होगी, वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे कि क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा कि जो सत्या ट्रेडर था, वो जो मिस इंफॉर्मेशन करके परचेज करने आ रहा था गुड्स, उसको हम सील नहीं करेंगे। और जब वो हमारा पेमेंट दे देगा तो हम उसको सील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करना कैसे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक फीचर रहेगा यहाँ पे, प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, इसको हम यस कर देंगे। और जब हम इसको यस कर देंगे, तो इसको यस करने के बाद क्या होगा, हम इजिली एंट्री कर सकते हैं लिमिट जो हमने सेट कर दी है। उसके बाद अगर हम वैल्यू डालते हैं तो हमें प्रॉपरली आंसर मिलेगा। तो इसको करना कैसे है वो हम देख लेते हैं। देखो टैली में आ जाते हैं, गो टू। और काफी स्टूडेंटों का क्वेश्चन आता है कि सर टैली प्राइम और टैली आरपी9 में डिफरेंस क्या है, बाकी वर्जन में डिफरेंस क्या है। सबसे जो मेन डिफरेंस है, आप देखते हैं तो इंटरफेस का आप काफी अच्छा लगता है जो आप इस तरीके के इंटरफेस वाले सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं, जो कि टैली ERP9 के साथ नहीं था, ये टैली के जो पुराने वर्जन के साथ नहीं था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है गो टू, कहीं भी हमें नेविगेट करना हो इजिली हम कर सकते थे। और बात करें पुराने वर्जन की, तो उसमें काफी टाइम लगता था, इसके लिए मुझे पर्टिकुलरली बैक आना पड़ता फिर मैं जाता। लेकिन यहाँ पे आप वाउचर एंट्री करते समय बहुत सारे काम कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि हम ब्लेजर देख रहे हैं 7 का, तो देख सकते हैं आपने उसको गुड्स, ये पूरा इसका लेजर आ गया। तो हमने इसको क्या किया, गुड्स सेल किया, तो आप देख सकते हैं सेल की एंट्री आ गई है। हमने इसको कितने का, 2,70,000 रुपये का गुड्स यहाँ पे सेल कर दिया। और जो लेजर है पार्टी का, इस तरीके से यहाँ पे आप, ये आ रहा हमारे पास
अब यहाँ पे क्रेड लिमिट डालनी है यहाँ पे। तो उसके F11 की, F12 की प्रेस करेंगे, और F12 की प्रेस करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्रेड लिमिट आ रहा है, क्रेड लिमिट इसको यस कर देंगे। ठीक है, वो देख सकते हैं हम यहाँ पे आ रहा है 3 लाख रुपए। ये पहले नहीं आता, आप डालना चाहो तो उसमें डाल सकते हो। ठीक है, और ओवर राइड को पूछ रहा है, ओवर राइड कर सकते हैं कि आप लिमिट को, तो उसको मेनली नो रखेंगे हम, क्योंकि जब वो पेमेंट कर देगा तभी तो पेमेंट कर, ओवर राइड कर दिया तो मिस्टेकली हो सकता है कि जब वो लिमिट हमसे पूछेगा हम डालेंगे, बढ़ा देंगे, उसको एक्सटेंडेड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, 3 लाख की लिमिट दे रखी है, उसको सेव कर देते हैं। गुड्स, हमारा ये हमारी एंट्री हो गई है, न्यू रेफरेंसेस। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली हमने एंट्री कर दी, सेल आउट कर दिया कुछ। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे एडॉन्स हैं, फीचर्स, तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग के लिए। तो अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये डिफरेंट अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो आपको वहाँ पे यूज में आएगा। उसी के अलावा अगर आप खुद का एक ऑफिस रन करते हैं, अपना अकाउंटेंसी फर्म रन करते हैं, तो उसमें भी आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जब हमने ये एंट्री की थी तो वो वाली एंट्री हुई थी हमारी 2,70,000 वाली, क्योंकि वो अंडर 3 लाख थी। और अब हम एंट्री करें 1,80,000 रुपये, तो 1,80,000 प्लस 2,70,000 का जो अमाउंट है उनको आप ऐड करोगे, वो 3 लाख से ज्यादा हो रहा है। देखो करंट कितना बता रहा है, 450, जबकि लिमिट कितनी है, 3 लाख रुपए की। तो 30,000 रुपये का तो गुड्स और हम उसको सेल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारी हेल्प करता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, फिर हमने पेमेंट रिसीव कर लिया। उसके बाद अगर हम गुड सेल करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बार मैं एंट्री करके बता देता हूँ आपको। तो वो एंट्री को कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट एंट्री कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे अल्ट प्लस @ वाला 2 से कॉपी कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट लिखा था, मतलब एंट्री कॉपी हो गई है। अब मैं इसका तारीख चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। और जैसे मैं यहाँ पे मशीन है, इन मशीनों की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, मैंने कर दिया 25। तो 25 मतलब कितने हो गए, 450। अब मैं सेव करता हूँ नंबर 15। देखो सेव नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि लिमिट 3 लाख रुपए की है। 2,70,000 का माल उसको बेचा था, उसने पेमेंट कर दिया, लेकिन अब मैं जो उसको बेच रहा हूँ 4,50,000 का बेच रहा हूँ, वो मैं नहीं बेच सकता। अब मैं कुछ कम कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये भी नहीं होगी, 18 कर देते हैं, ये भी नहीं चलेगा, 16। देखो ये एंट्री वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों करेगा एक्सेप्ट? क्योंकि ये अंडर 3 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, छोटा फीचर है लेकिन बहुत काम का फीचर है, जिसका नाम है सेट क्रेडिट लिमिट। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे नया एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है स्प्लिटिंग द क्रेडिट सेल इनटू मल्टीपल बिल। एक हमारा बिल है, और उसको मल्टीपल बिल में किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। क्या होता है कि अगर हम मेनली एफएमसीजी में डील करते हैं, या फिर कोई भी बिजनेस हो जिसमें गुड्स को सील करते हैं, तो कई बार ऑफ सीजन रहता है। ठीक है, ये फिर कोई नया प्रोडक्ट रहता है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर देते हैं बायर को, रिटेलर को, कि वो हमसे परचेज करे, और उसको हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि उसको जो सिंगल बिल है उसको इकट्ठा पेमेंट नहीं करना, वो पार्ट पेमेंट कर सकता है। तो वो किस तरीके से होगा वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ कि 1,80,000 रुपये का हमने सेल किया है बीनस वर्ल्ड को गुड्स। ठीक है, बिल नंबर 14 से। और ये 1,80,000 रुपये, तो इसको बोला कि भाई तू पार्टली पेमेंट कर दे, तो 10 दिन के अंदर तुझे पेमेंट करना कितने का, 80,000 का। तो 14-1 फर्स्ट रेफरेंस नंबर हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकंड जो इंस्टॉलमेंट रहेगी 50,000 रुपये की, उसके अंदर तेरे को 15 डेज का टाइम दे रहे हैं, मतलब 10 दिन प्लस 5 दिन, 15 डेज। ये सेकंड हमारा रेफरेंस क्रिएट हो गया। थर्ड जो है वो 50,000 है, वो 20 दिन तक का
टाइम आपको इसमें मिल रहा है। तो एक बिल को आप स्प्लिट करके पेमेंट लेने से फायदा क्या होगा कि जो सामने वाला वेंडर है वीनस बट उसको भी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, जैसा गुड सेल होता जाएगा वो हमें पेमेंट देता जाएगा। ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट्स में या फिर ऑफ सीजन में इस तरीके का यूज करते हैं। और कई बार आपके रेगुलर प्रैक्टिसेस में भी एज पर वेंडर की रिक्वायरमेंट्स को आप सेल कर रहे हैं, उसको भी आप पर्टिकुलरली इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एक ही बिल को मल्टीपल बिल में स्प्लिट करके। तो उसको देखते हैं कैसे हुआ जी एंट्री। तो गो टू में जाके लेजर वाउचर, यहाँ पे मैं लूंगा वीनस वर्ल्ड। देखिए आप, ये सेल का एंट्री है पर्टिकुलर। देखो, मैंने एक ही बिल को चार रेफरेंसेस में, अलग अलग तीन रेफरेंसेस में कन्वर्ट कर दिया। तो 14-1, 14-2, 14-3, और जो अमाउंट मुझे जितने जितने दिनों में रिसीव करना है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं सबकी डिफरेंट डिफरेंट ड्यू डेज, मेरे ड्यू डेज यहाँ पे निकल के आ रही है मेरे लिए रिसीव करने की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि भैया उसने 31 जुलाई को आपको 80,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। तो हम देख लेते हैं। सिंपल, यहाँ पे 14-1 जो हमारा रेफरेंस था उसका उसने पेमेंट कर दिया, उसको हम कर लेते हैं सेव। अब हम आउटस्टैंडिंग चेक करना चाहें तो यहाँ पे हम जाएंगे बिल्स रिसीवेबल, और देख सकते हैं बीनस वर्ल्ड। देखो, ये 14-1 और 14-2 इनकी उधारी है, अभी अभी रिसीव करनी बाकी है। वो ये तीन डिफरेंसेस थे पहले वाले, क्योंकि हमने इसका एडजस्टमेंट नहीं किया था, ऑन अकाउंट में पेमेंट ले लिया था, रिसीव कर लिया था पैसा, इसीलिए ये तीनों आउटस्टैंडिंग में आ रहे हैं फिलहाल। जब हम इसको सेटल कर देंगे तो यहाँ पे ये भी गायब हो जाएंगे। और 27 को हमने लास्ट में 2,88,000 का माल सील किया था, तो उसका भी आउटस्टैंडिंग खड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिसीव में, रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल में ये चीजें शो कर रही हैं। ओवरड्यूज कितने हो गए, डेज कितने हो गए, सब यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो ये था सिंगल बिल को मल्टीपल बिल में किस तरीके से स्प्लिट किया जाता है, वो चीज। अब हम देख लेते हैं डेब्टर्स रेशो। ठीक है। ये डेब्टर का परफॉर्मेंस हमें चेक करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। तो बिजनेस में बहुत जरूरी है कि जितनी जल्दी डेब्टर्स आपको पेमेंट करेंगे उतनी जल्दी आप क्रेडिटर को पेमेंट कर पाएंगे, गुड्स परचेज कर पाएंगे, फिर सेल कर पाएंगे। ठीक है। तो बिजनेस साइकिलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी से पेमेंट रिसीव करें और जल्दी से क्रेडिटर को पेमेंट करें, ताकि आपको क्रेडिट जो डिस्काउंट मिलते हैं, कैश डिस्काउंट वगैरह, वो आपको मिल सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक रिपोर्ट जनरेट होती है, रेशो एनालिसिस। तो गेटओ टेल से आप डायरेक्ट आपको रेशो एनालिसिस मिल जाएगा। अदरवाइज आप गो टू में जाके भी रेशो एनालिसिस डालेंगे तो आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी। या रेशो एनालिसिस में हम देख सकते हैं। देखो, रिसीव टर्नओवर इन अ डे, जो हमने पैसा, जो हमने गुड सेल किया था, वो उसके बदले में पेमेंट कितने दिन में हमारे पास आ रहा। तो उसका क्या आ रहा, देखो 15 दिन। तो 15.55 डेज। तो ये अच्छा है फिलहाल कि 15 दिन में ही हमारा पैसा रिकवर हुआ जा रहा है, जो हमने मार्केट में लगाया हुआ था, सेल किया हुआ था। ठीक है। यहाँ पे 64 डेज आ रहे हैं। और इसकी रिपोर्ट हमें देखनी हो तो गो टू से हम जाके, एक स्टेप भी दिया हो, ये स्टेप भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरे पास गो टू है, मैं यहीं से अपना काम चला लूंगा। तो मैं यहाँ जाऊंगा रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल, ये आ गया। अब यहाँ पे एक आ गया Alt+F5। तो Alt+F5 का हमें बेनिफिट पता है क्या होता है, इसमें डिटेल दिखती है। देखो, ऐसे डिटेल नहीं आ रहा, ऐसे हम देखो डिटेल दिखेगी। तो भाई किस बिल का आउटस्टैंडिंग था, सेल कब किया था, कितने दिन ओवर ड्यू हुए हैं, वो सब आपको यहाँ पे ऑन ड्यू डेट क्या थी, वो सब आपको यहाँ पे शो कर रहा। तो ये रिपोर्ट्स आपके पास आती है, इसे आप प्रिंट करके, जो आपके कलेक्शन एजेंट होते हैं, ये सेलर्स होते हैं, जब वो वेंडर पे जाएंगे तो उसको दिखा सकते हैं भैया ये बिल इतने दिन ओवर ड्यूज हो गया है, वो आपको इतना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। इज एनालिसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग आप इस मेथड से कर सकते हैं। जैसे आपको पता लगेगा कितने दिन आउटस्टैंडिंग हो गए हैं, ओवर ड्यू हो गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन लेटर भी प्रिंट कर सकते हैं टैली के द्वारा। तो वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कंफर्मेशन लेटर किस तरीके से प्रिंट करना है। तो दो पार्टी हैं हमारी जिनके आउटस्टैंडिंग हमारे निकल रहे हैं फिलहाल। तो एक है बीनस, दूसरा है सत्य। तो इनके हमें कंफर्मेशन लेटर इनको भेजने हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे कंट्रोल P यूज करेंगे और करंट में जाएंगे। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे बिल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग लिखा आ रहा है। इसको हमें कॉन्फ़िगर में जाना है और रिपोर्ट टाइप हमें यहाँ पे देखो रिमाइंडर लेटर भेजना है, तो रिमाइंडर लेटर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। आप डायरेक्टली प्रिंट भी दे सकते हैं, प्रिंटर कनेक्ट है आपका। तो हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, देखिए आप। तो यहाँ पे 7 का आ गया कि भैया उधारी कितने दिन की, ओवर ड्यू कितने दिन हो गए और कितना अमाउंट है, कितना बिल नंबर है, सब चीज़ें आ गई है। यहाँ पे सेकंड जो पार्टी है वो थी हमारा बीनस वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं ये बीनस वर्ल्ड की डिटेल आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बिल्स हैं, इनके नंबर्स हैं, आउटस्टैंडिंग ओवर ड्यू कितने हो गए, दिन आ रहे हैं यहाँ पे, वो अमाउंट आ रहे हैं। ठीक है, ऑन अकाउंट अगर में कोई पेमेंट है तो वो भी आपको बता रहा कि भाई ऑन अकाउंट से अगर एडजस्टमेंट कर भी लोगे तो भी 1,26,000 के बचेंगे, 2,26 बच रहे हैं। 1,00,000 रुपए ऑन अकाउंट में हमने ले रखा है फिलहाल। तो यहाँ पे 1,26 आउटस्टैंडिंग निकल के आ रहा है, साइन करके आप उसको भेज सकते हैं या ऑन ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो लगभग ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब बिल सेटलमेंट का मतलब क्या, कि भैया अगर कोई उधारी बचती है तो उसको आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये एंट्री हमने चेक कर ली थी कि जो सत्य है इसको हमने पेमेंट कर दिया था। तो एक बार मैं आपको करके और बता देता हूँ। हमारे पास टैली ओपन है, तो हमने ये एंट्री एक्स्ट्रा किया हुआ है 288 का। तो इसको पेमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, गो टू में जाके जाके वाउचर, पेड वाउचर रिसीव कर लेते हैं। कितना अमाउंट करना है, 2,88,000 रुपये। ये देखिए आप, अगेंस्ट में कर लिए। अब आप गो टू में जाके बिल्स रिसीवल चेक करेंगे। बिल्स रिसीवल देखो, साथ एड्रेस में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने पैसा रिसीव कर लिया इसलिए नहीं आ रहा। अब बीनस वर्ल्ड के लेजर में भी हम कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बीनस वर्ल्ड ऑन अकाउंट डाला था हमने, जो सेल्स पर्सन है उससे पूछा कि ये पेमेंट आया किसका है, उसने बताया। तो वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऑन अकाउंट की जगह हमने पहले लिया था उसको अगेंस्ट में करेंगे। तो उसका कहना है कि भैया जो 10 जुलाई को ये हमने सील किया था, इसका पूरा पेमेंट कर दिया उसने। नेक्स्ट उसने 15 जुलाई वाले का, जून का जो था, 1 मिनट, हाँ ये पेमेंट कर दिया। और बाकी जो है 10,000 इसका कर दिया। ठीक है, अब आप बिल्स रिसीवल चेक करें। बिल्स रिसीवल तो देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग जो थी वो पूरी क्लियर हो गई है। सिर्फ हमारा यही आउटस्टैंडिंग बचा है, क्योंकि 54,000, 36,000 प्लस 10,000 रुपये, इस 36,000 वाला जो ट्रांजेक्शन है इसमें से एडजस्ट हो गए और 26,000 बचे हैं। ये दो हमारे अभी भी बचे हुए हैं। ये क्यों बचे हुए हैं कि हमने जो 1,80,000 रुपये का सेल किया था, सिंगल बिल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो उसके 2 पार्ट अभी बचे हुए हैं, 2 इंस्टॉलमेंट। वो एक इंस्टॉलमेंट हमने पैसा रिसीव कर लिया। तो इस तरीके से आप बिल्स का सेटलमेंट कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग पेबल्स और रिसीवल को चेक करके। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे वन शॉट में क्लियर हो गया। तो अगर आपको लगता है कि इसके रिगार्डिंग कोई आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरीके के वन शॉट कुछ वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई हो, क्लियरिटी हो। वो आप इनका यूज कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग में प्रॉपर और अच्छी रिपोर्टिंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।